डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं केहर सिंह बैंस, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चताड़ा, जिला ऊना, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वह चैप्टर है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर, राज्य मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री। इस चैप्टर में हमारा आज का टॉपिक रहेगा कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद की रचना, शक्तियां तथा कार्य। बच्चों, आजकल हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका की। तो ये जो चार्ट आप देख पा रहे हैं कार्यपालिका के बारे में, इसके बारे में हमने पिछले सेशन में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की है। हमने देखा है कि केंद्रीय कार्यपालिका के अंदर जिस प्रकार राष्ट्रपति एक नाम मात्र और संवैधानिक मुखिया की भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार से राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल एक नाम मात्र और संवैधानिक मुखिया की भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद एक वास्तविक कार्यपालिका की भूमिका निभाता है, उसी प्रकार से राज्यों में भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद एक वास्तविक कार्यपालिका की भूमिका निभाता है। तो आज हम उसी राज्य मंत्रिपरिषद की रचना, शक्तियों और कार्यों के बारे में बात करेंगे कि राज्यों में जब सरकार बनाई जाती है तो उसमें मंत्रिपरिषद का गठन जो है वो किस प्रकार किया जाता है और मंत्रिपरिषद के द्वारा किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये 2017 में जब हिमाचल विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे, तो चुनाव संपन्न होने के पश्चात जब चुनावों के परिणाम आए थे, उसके पश्चात जब सरकार का गठन किया गया, तो उसमें जब मंत्रिपरिषद का गठन किया गया, तो ये उस मंत्रिपरिषद की तस्वीर आप देख पा रहे हैं 2017 की। तो हम बात कर रहे हैं कि मंत्रिपरिषद बनाई कैसे जाती है, कौन गठन करता है मंत्रिपरिषद का। तो अगर हम संविधान को देखें तो हमारा संविधान क्या कहता है। संविधान के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो संविधान को पढ़ने से तो हमें ऐसा लगता है कि मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद का गठन अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं? इसको जानने के लिए हमें ये चार्ट जो है वो काफ़ी हमारी सहायता कर सकता है। इसके माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि क्या वास्तव में राज्यपाल अपनी मर्जी से मंत्रिपरिषद का गठन कर सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। मान लेते हैं किसी राज्य में विधानसभा की टोटल सीट्स जो हैं वो 110 हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम शॉर्ट में एमएलए भी कहते हैं। एमएलए की टोटल सीट्स जो हैं वो 110 हैं। तो ये जो ABCD करके जो हमने नीचे अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब इन 110 सीट्स के लिए चुनाव संपन्न हुआ और चुनावों के बाद जो परिणाम आए, वो परिणाम हम देख पा रहे हैं। ए जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको 60 सीटें मिली, बी पॉलिटिकल पार्टी है उसको 30 सीटें मिली, सी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको 15 सीटें मिली और बाकी की 5 सीटें अदर्स को मिली है। तो ये 110 सीटों वाली उस विधानसभा के चुनावों का परिणाम है। अब यहाँ से सरकार कौन बनाएगा, हमें कैसे पता चलता है कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। इसके लिए एक क्राइटेरिया है, एक फार्मूला है। वो फार्मूला आप ये देख पा रहे हैं राइट साइड में,
एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती। सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए होता? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत चाहिए होता है। पूर्ण बहुमत डिसाइड कैसे होता? 50% ऑफ टोटल सीट्स प्लस 1। जिस राज्य की जितनी कुल सीटें होंगी उसका 50% प्लस 1। जैसे यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे 110 टोटल सीट्स हैं, तो इसका 50% मतलब हाफ कितना हुआ? 55। उसमें एक और प्लस करेंगे तो कितना हो गया? 56। ये जो 56 का फिगर आप सर्कल में देख पा रहे हैं, दैट इज़ द रिक्वायर्ड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ये पूर्ण बहुमत का जो आंकड़ा है। तो क्या किसी पार्टी को ये पूर्ण बहुमत मिला? यस। अगर हम ए देखेंगे, पार्टी ए जो है, इसको कितनी सीटें मिली हैं? 60। तो पूर्ण बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए थी? 56, 56। तो इसको तो 4 ज़्यादा मिली हैं पूर्ण बहुमत से भी। तो इस तरह से ए पार्टी को इन चुनावों में स्पष्ट बहुमत मिल गया है। तो इससे ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि अब जो है वो सरकार कौन बना सकता है? केवल कौन सी पार्टी? ए पार्टी जो है वो अपनी सरकार बना सकती है, क्योंकि इस पार्टी को विधानसभा के चुनावों में पूर्ण बहुमत मिल गया है। अब ये जो पार्टी है, ये पार्टी अपना एक नेता चुनती है। ये पार्टी डिसाइड करेगी कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, कौन व्यक्ति होगा जो हमारा नेता होगा और मुख्यमंत्री बनेगा। अब पार्टी जिस नेता को अपना मुख्यमंत्री का दावेदार चुनती है, केवल उसी व्यक्ति को राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। और मुख्यमंत्री ही ये निर्णय करता है कि उसने अपने साथ मंत्री परिषद में और कौन कौन से लोगों को लेना है। स्वाभाविक है कि वो उन लोगों में से ही लेगा, अपनी पार्टी में से ही जो 60 चुनकर आए हैं। अपोजिशन पार्टी बी पार्टी में से थोड़ी मंत्री परिषद में लेगा, या सी में से थोड़ी लेगा। तो उसने अपने लोगों में से ही, जो अपोजिशन पार्टीज होंगी, जो विरोधी पार्टी होंगी, उनमें से मंत्री परिषद में थोड़ी बोलेगा। उसने अपनी पार्टी में से ही कुछ लोगों को मंत्री परिषद में लेना है। तो मंत्री परिषद में कितने लोग होंगे? पहले ये भी मंत्री परिषद का साइज भी जो था वो डिसाइडेड नहीं होता था कि कितना होगा, क्योंकि संविधान में इसके बारे में किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं था कि मंत्री परिषद में कितने मंत्री हो सकते हैं। साइज़ के बारे में संविधान में कहीं कोई वर्णन नहीं किया गया था, और ये मुख्यमंत्री के ऊपर ही निर्भर करता था कि वो मंत्री परिषद का साइज़ क्या रखते हैं। लेकिन अब संविधान में 91st अमेंडमेंट जो है वो कर दिया गया, संविधान में संशोधन कर दिया गया है। उस संशोधन के द्वारा अब मंत्री परिषद का साइज़ निर्धारित कर दिया गया है। अब कितना साइज हो सकता है? 15% ऑफ द टोटल सीट्स। जिस राज्य में विधानसभा की जितनी सीटें होंगी उसका 15% ही मंत्री परिषद में शामिल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 110 सीट्स हैं टोटल, तो 110 सीट्स का 15% जो है वो कितना हुआ? 17 सीट्स। तो 17 लोग जो है वो यहाँ पर मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री को मिलाकर। तो एक तो मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री ये निर्णय लेंगे कि बाकी के जो 16 लोग और मुख्यमंत्री की टीम में होंगे वो कौन कौन से होंगे, किन लोगों को उसने मंत्री बनाना है। तो वो उन 16 लोगों की सिफारिश जो है वो राज्यपाल से करते हैं, और राज्यपाल उन 16 लोगों को मंत्री परिषद में शामिल करके उन्हें शपथ दिला देते हैं। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं। तो यहाँ से तो हमें ये नहीं लगता कि राज्यपाल अपनी इच्छा से तो मंत्री परिषद का निर्माण नहीं करते हैं। मंत्री परिषद का निर्माण जो है वो ये कैसे होता है, ये डिपेंड करता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को विधानसभा में बहुमत मिला। जिस राजनीतिक दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है वह राजनीतिक दल अपना नेता चुनता है। उस नेता को राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। वही मुख्यमंत्री आगे ये निर्णय करता है कि उसने अपने मंत्री परिषद में किन किन लोगों को शामिल करना है। उन लोगों को राज्यपाल मंत्री पद की शपथ दिला देते हैं। तो ये है।
कंपोजिशन की, किस प्रकार से मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। अब आगे है मंत्री परिषद का कार्यकाल क्या है। संविधान के अनुसार सभी मंत्री राज्यपाल की इच्छा के अनुसार अपने पद पर बने रह सकते हैं। क्या कहता है हमारा संविधान, कार्यकाल जो है वो कितना होगा। इस संविधान को देख के ये लगता है कि राज्यपाल की इच्छा के ऊपर ही डिपेंड करता है कि राज्यपाल जब चाहे मंत्री परिषद को हटा दें। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या ऐसी है, वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। वास्तव में क्या है, वास्तव में मंत्री तब तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक मंत्री परिषद को विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा है कि जब तक ये मैजिक फिगर 56 का समर्थन जो है वो आपके पास विधानसभा में रहेगा, तब तक मंत्री परिषद को कोई नहीं हटा सकता है। तो अगर ये बहुमत का समर्थन मंत्री परिषद के पास नहीं रहता, तब जो है वो मंत्री परिषद को जो है वो अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ सकता है। तो ये कार्यकाल मंत्री परिषद का। नेक्स्ट है मंत्री परिषद की शक्तियां तथा कार्य, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्री परिषद के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, तो ये मंत्री परिषद के कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हैं। क्या क्या, पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्माण का कार्य है, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, वैधानिक शक्तियां हैं, फाइनेंशियल पावर्स भी हैं, वित्तीय शक्तियां, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, प्रशासकीय कार्य और उच्च पदों के ऊपर नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स टू हायर पोजीशंस। सबसे पहला कार्य क्या है मंत्री परिषद का, पॉलिसी मेकिंग का, नीति निर्माण का कार्य। हम जानते हैं कि हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण राज्यों में जो वास्तविक कार्यपालिका है वो कौन होता है, वो मंत्री परिषद ही होता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद ही वास्तविक कार्यपालिका है, अर्थात राज्य का प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर है, मंत्री परिषद के ऊपर। मंत्री परिषद किसके नेतृत्व में काम करता है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। तो जितना भी नीति निर्माण का कार्य होगा, अपने नागरिकों के लिए सरकार के द्वारा जितनी भी नीतियां बनाई जाती हैं, जो भी योजनाएं, नई नई योजनाएं चलाई जाती हैं, वो सभी नीतियां बनाने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है, वो मंत्री परिषद की ही होती है। हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा हमारे हिमाचल में भी आप बच्चों के लिए भी बहुत सारी कई योजनाएं आती रहती हैं, नीतियां आती रहती हैं। बेटी है अनमोल योजना शुरू की गई है, स्कूलों में वर्दी योजना, अटल वर्दी योजना जो है वो शुरू की गई है, आप लोगों को मुफ्त में वर्दी दी जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी नई नई योजनाएं, मुख्यमंत्री आवास योजना है, हिम केयर योजना है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं, बहुत सारी ऐसी नीतियां सरकार अक्सर बनाती रहती है। तो ये निर्णय करता कौन है, ये योजनाएं कौन बनाता है, ये नीतियां कौन बनाता है, ये सारी योजनाएं और नीति निर्माण का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं हिमाचल में जो मंत्री परिषद है उसकी मीटिंग कैसे बैठक होती है मंत्री परिषद की, और मंत्री परिषद की बैठक में ही ये नीति निर्माण का जो कार्य है या योजनाओं को बनाने का जो कार्य है वो किया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा लेजिस्लेटिव पावर्स, वैधानिक शक्तियाँ। अब हम कहेंगे कि कानून बनाना तो मंत्री परिषद का काम है नहीं, कानून तो विधानपालिका बनाती है, तो कानून तो राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन मंत्री परिषद का भी अहम रोल रहता है कानून बनाने में भी। क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं इस संबंध में, क्या कार्य करता है मंत्री परिषद। फर्स्ट ऑफ ऑल, विधानमंडल का अधिवेशन बुलाने का निर्णय मंत्रिमंडल करता है। आपने पढ़ा राज्यपाल की वैधानिक शक्तियों में कि राज्यपाल विधानमंडल का अधिवेशन बुलाता है, लेकिन वास्तव में ये निर्णय कौन करता है, मंत्रिमंडल ही करता है। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार ही राज्यपाल के द्वारा विधानमंडल का अधिवेशन बुलाया जाता है। इसके अलावा राज्यपाल के द्वारा जो विधानमंडल में भाषण दिया जाता है, वो भाषण भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया जाता है। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि राज्यपाल जो है वो राज्य के विधानमंडल में भाषण देता है। चुनावों के बाद जो पहला सेशन होता है राज्यपाल के भाषण से ही शुरू होता है। हर वर्ष जो हमारा प्रथम सत्र होता है वो राज्यपाल के भाषण से शुरू होता है। तो राज्यपाल के द्वारा जो भाषण दिया जाता है विधानमंडल में, वो भाषण भी किसके द्वारा तैयार किया जाता है, मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। मंत्रिमंडल बिल तैयार करता है और उसे राज्य विधानमंडल में
प्रस्तुत करके पास करवाने का प्रयास करता है। विधानमंडल का काम तो उस वक्त शुरू होगा कानून निर्माण को लेकर जब बिल विधानमंडल में आ जाएगा, लेकिन उस बिल को तैयार करने का काम किसका है? ये मंत्रिमंडल करता है, क्योंकि उस बिल का जो ड्राफ्ट तैयार करना है वो मंत्रिमंडल पहले जो है वो उस बिल का ड्राफ्ट तैयार करता है, फिर उसके बाद उसे जो है वो विधानमंडल में या विधानसभा में प्रस्तुत करता है, और फिर उसके ऊपर विधानसभा में या विधानमंडल में उसके ऊपर जो है वो गहराई से विचार विमर्श होता है। उसके बाद उसे फिर पास करके राज्यपाल के पास भेजा जाता है। तो कानून निर्माण की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? वो तो मंत्रिपरिषद से हो रही है, क्योंकि बिलों का जो प्रारूप होता है, जो ड्राफ्ट होता है, वो पहले मंत्रिपरिषद ही तैयार करता है, उसके बाद फिर वो बिल विधानसभा में जाता है। ठीक है। इसके अलावा यदि विधानमंडल का अधिवेशन ना हो रहा हो तो मंत्रिमंडल किसी भी विषय पर राज्यपाल से अध्यादेश जारी करवा सकता है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। जैसे अगर बाई चांस हमें कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें अर्जेंट किसी कानून की आवश्यकता है, लेकिन इतनी जल्दी हम राज्य का विधानमंडल का सेशन नहीं बुला सकते हैं, तो ऐसे में ऐसी अर्जेंसी की स्थिति में मंत्रिपरिषद राज्यपाल से अध्यादेश जारी करवा सकता है। तो राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए उस अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो विधानमंडल के द्वारा पास किए गए किसी कानून का होता है। ठीक है। सो दीज आर सम लेजिस्लेटिव पावर्स। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्तियाँ। पैसे के मामले में मंत्रिपरिषद के पास किस प्रकार की शक्तियाँ हैं? मंत्रिमंडल का राज्य के धन के ऊपर पूरा नियंत्रण रहता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पहले मंत्रिमंडल वार्षिक बजट तैयार करवाकर विधानमंडल में प्रस्तुत करवाता है। हर वर्ष वार्षिक बजट जो है वो तैयार किया जाता है। ये वार्षिक बजट है क्या? वार्षिक बजट में हमारा जो आने वाला साल होता है, आने वाला जो वर्ष होता है, उस वर्ष में हमारा इनकम क्या रहेगी और एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, हम कितना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से कितना पैसा हमें आएगा और कहाँ कहाँ पे हमने उसे खर्च करना है। तो आय और व्यय का ये जो लेखा जोखा होता है, इसको हम वार्षिक बजट कहते हैं। तो बजट को तैयार करना एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो सभी डिपार्टमेंट से डिमांड लेता है कि किस किस विभाग की क्या क्या डिमांड्स हैं, उसके लिए हमें कितना पैसा चाहिए, तो सारा उसके लिए एस्टिमेट जो है वो तैयार किया जाता है। फिर वो पैसा जनरेट कहाँ से होगा, कहाँ से पैसा हमारा आ सकता है, तो ये इस पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो इसका एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार होता है, जिसको हम बजट कहते हैं। तो ये वार्षिक बजट तैयार करने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है? मंत्रिपरिषद की होती है। तो इसके अलावा ये निर्णय मंत्रिमंडल ही करता है कि आने वाले साल के लिए कोई कर अगर नए लगाने हैं या कोई पुराने कर हैं तो उनमें किसी तरह का कोई बदलाव करना है, कोई नए टैक्स अगर कोई लगाना है, तो ये निर्णय मतलब पुराने करों को समाप्त करना या नए कर लगाना या उनमें किसी तरह का अमेंडमेंट करना या उनमें कोई कमी या वृद्धि करना, तो ये निर्णय जो है वो किसके द्वारा लिया जाता है? मंत्री परिषद के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, प्रशासकीय कार्य। राज्य का समस्त प्रशासन राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है। हम जानते हैं कि हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो संवैधानिक दृष्टि से सभी कार्यकारी शक्तियां जो है वो किसके पास हैं? राज्यपाल के पास। संविधान के द्वारा सारी कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल को सौंपी गई हैं, लेकिन वास्तव में राज्यपाल उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो फिर उन शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मंत्री परिषद के द्वारा। तो कहने का मतलब कि राज्य के प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर है? मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के ऊपर। यही कारण है कि राज्य के प्रशासन को सही तरीके से चलाने के लिए बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए होते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट है, पूरे हेल्थ सेक्टर को देखेगा। एजुकेशन शिक्षा विभाग है, पूरी शिक्षा व्यवस्था को देखेगा।
बिजली मंत्रालय बिजली की सप्लाई को देखेगा, जल शक्ति मंत्रालय पानी की सप्लाई को देखेगा। तो हर विभाग अपने अपने कार्य के लिए पूरी तरह से जवाबदेह और जिम्मेदार है। तो राज्य का समस्त प्रशासन, अब जैसे शिक्षा विभाग है तो शिक्षा मंत्री की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ये देखे कि स्कूलों में अच्छी सुविधाएं बच्चों को मिले, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो ये सब कुछ जो है वो व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षा विभाग की। वो इसके लिए लगातार प्लानिंग करते हैं, लगातार काम करते हैं। उनके साथ बहुत सारे अधिकारी काम कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से अलग अलग विभाग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो राज्य का प्रशासन चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है वो बनाए जाते हैं और हर विभाग की जिम्मेदारी जो है वो एक मंत्री को दी जाती है। अपने विभाग के प्रशासन को देखने के लिए वो मंत्री जो है वो जवाबदेह होते हैं और जिम्मेदार होते हैं। तो कहने का मतलब कि राज्य का संपूर्ण प्रशासन जो है वो किसके द्वारा चलाया जाता है? मंत्री परिषद के द्वारा चलाया जाता है। अब नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स टू द हायर पोजीशंस, उच्च पदों के ऊपर नियुक्तियाँ। राज्य में जितने भी उच्च पद होते हैं, हमने पढ़ा है कि पिछले क्वेश्चन में भी आपने पढ़ा है कि उच्च पदों के ऊपर नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति तो हम जानते हैं कि संविधान तो ऐसा कहता है, संवैधानिक दृष्टि से तो ये बात सही है कि राज्य के सभी उच्च पदों के ऊपर नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं। लेकिन वास्तव में राज्यपाल के द्वारा ये सभी नियुक्तियां मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार ही की जाती हैं। तो फिर वास्तव में निर्णय कौन लेता है? मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल। तो उच्च पदों के ऊपर वास्तव में नियुक्तियां कौन करता है? मंत्रिमंडल। तो जितने भी हाई पोस्ट हमारी हैं, पहले पिछले क्वेश्चन में भी आपने पढ़ा था, जैसे अटॉर्नी जनरल है, अकाउंटेंट जनरल है, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, मेंबर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के। तो ये सब जितने भी बड़ी बड़ी जो पोस्ट हैं, तो इन सभी उच्च पदों के ऊपर अपॉइंटमेंट्स जो है वो मंत्री परिषद के द्वारा ही की जाती हैं। तो ये जो है वो पूरा आज का हमारा जो विषय कि कैसे राज्य मंत्री परिषद का गठन जो है वो किस प्रकार किया जाता है और राज्य मंत्री परिषद जो है वो क्या कार्य करता है संविधान के द्वारा, किस प्रकार की शक्तियाँ राज्य मंत्री परिषद को प्रदान की गई हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।